नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेस की लाइव और ऑफलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे संधि टॉपिक के ऊपर और संधि पर आज अंतिम क्लास है। ठीक है, तो अंतिम क्लास में कहने का मतलब यह है कि जो संधि के 3 भेद होते हैं वो 3 भेद हमने पूरे पढ़ लिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कंप्लीट हमने पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत अपवाद रह जाते हैं और कुछ हिंदी की संधियां हैं, उनके कुछ उदाहरण हैं, वो रह जाते हैं। ठीक है ना। तो आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको संधि के पूरे नियम याद है? संधि के नियम याद किसको है? किसी को भी याद नहीं है? मैंने कहा था ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नियम आपको याद होने चाहिए, फिर भी आप लोगों ने याद नहीं किया। क्यों भाई? याद करना चाहिए था। देखो, एक तो स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। आप में से मुझे बताएंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, स्वर में स्वर ही मिलता है और फिर परिवर्तन भी किस में होता है? स्वर में परिवर्तन होता है। व्यंजन में क्या होता है, अगर एक तरफ स्वर है तो एक तरफ क्या होगा? व्यंजन होगा, और कभी कभी क्या होता है, दोनों तरफ व्यंजन भी हो जाते हैं। और विसर्ग में क्या होता है, एक तरफ तो विसर्ग रहना ही रहना है और दूसरी तरफ क्या आएगा? या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा? विसर्ग में परिवर्तन होगा। व्यंजन में किस में परिवर्तन होता है और संधि में किस में परिवर्तन होता है? संधि में किस में परिवर्तन होता है? वर्णों में। किस में परिवर्तन होता है? वर्णों में परिवर्तन होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। गर्मी क्यों मर रहे? बोल दे, तेरा पंखा नहीं चल रहा। या आगे वाले पंखे तो इसलिए नहीं चलाते क्योंकि लाइट थोड़ी हिलती है, इससे फिर रिकॉर्डिंग में दिक्कत आती है। बाकी पीछे वाले तो चलवा लिया करो आप। वैसे ऐसे ही चला रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ठंडा नहीं कर रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। कर रहा है ठंडा थोड़ा बहुत? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आ रही ठंडी हवा, थोड़ी देर में होगा, बड़ा होलन। अब नियमों के बाद में क्या होता है, कुछ अपवाद बच जाते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में नियम पूछूंगा एक एक से, है ना। चलो, मन, विसर्ग, कामना। पहले तो बताओ, इसमें कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? विसर्ग संधि का कौन सा नियम काम कर रहा है? पहला नियम काम कर रहा है। पहला तो यह है कि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद में सगोश वर्ण हो, नहीं सगोश व्यंजन हो, और सगोश में तो तीसरा चौथा आता है, पहला दूसरा थोड़ी आता है। पहला दूसरा तो अघोष में आता है, और अघोष का तो कोई नियम बताया नहीं था। चौथा नियम क्या है कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में क ख प फ हो, वो वाला नियम काम कर रहा है ना। तो उसके अनुसार तो फिर क्या बनता है विसर्ग के स्थान पे? सड़क वाला स है। जैसे बाधन कर लिखा था हमने, बा विसर्ग कर लिखा था ना, भास्कर। इसी प्रकार इसमें इसका बनना चाहिए था क्या? सड़क वाला स बनना चाहिए था, लेकिन शब्द क्या बनता है? हम बोलते हैं मनोकामना शब्द। क्या बोलते हैं? बंद कर रहे पहले ही, हमारा ठंडा नहीं हो रहा। चाय पियोगे? पी लो जिसको पीना है। एक और है तो गेट तो बंद कर भाई। गर्मी की रेंज में मत आ जाना। तो देखो, शब्द क्या होता है? मन कामना शब्द होता है। क्या होता है? हम बनाते हैं मनोकामना शब्द। क्या बनाते हैं? बताओ, मनोकामना कौन से नियम से बनाते हो आप? बोलते हैं ना, मन धन कामना, मनोकामना शब्द बनाते हैं, तो कौन से नियम से बनाते हो मनोकामना? मनोकामना शब्द होता ही नहीं, कुल मिला के बात ये है। शब्द क्या होता है?
मन है कामना होता है, ये विसर्ग संधि का अपवाद है। तो लिख लो आप, मन है, मन विसर्ग कामना। मन विसर्ग कामना। क्या बनेगा? मन है कामना, ये दोनों ही लिख लेना आप। मन है कामना ये शुद्ध है, शुद्ध शब्द है ये। और मनोकामना शब्द क्या है? अपने आप में अशुद्ध है, यानी कि मनोकामना शब्द होता ही नहीं है। लिख लिया? प्रधन ऊड, बताओ कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? इसलिए तो मैं कह रहा था आप लोगों से कि आप नियम याद करके आना। आप लोग नियम याद करके नहीं आए तो फिर मैं जो बता रहा हूँ वही मानोगे आप हैं? गुण संधि का नियम काम कर रहा है। गुण संधि का नियम ये होता है कि अ आ के बाद में अगर ऊ आता तो क्या हो जाता है? तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था? ओ और ओ की मात्रा कैसी होती है? ये वाली। तो शब्द बनना चाहिए था प्रौढ़, यही बनना चाहिए तुम्हारे हिसाब से तो। लेकिन इस टाइप का अगर प्रौढ़ लिखोगे तो गलत हो जाता है। शब्द होता है कौन सा? प्रौढ़। तो एक मात्रा की जगह दो मात्रा लगा रहे हैं, और डबल मात्रा तो कहाँ लगती है? जब हम वृद्धि संधि पढ़ते हैं उसमें डबल मात्रा वाला आता है। मॉर्निंग मॉर्निंग। तो इसका लिख लो परधन ऊड का प्रौढ़ नहीं होकर क्या होता है? प्रौढ़ होता है। ये गुण का अपवाद हो गया, ध्यान रखना। गुण का तो क्या हो गया? ये अपवाद हो गया। और उदाहरण किसका बन गया बताओ? वृद्धि का उदाहरण बन गया। वृद्धि का क्या बन गया? उदाहरण बन गया। लिख लिया? अब देखो, अंतधन कथा, बताओ कौन सा नियम काम कर रहा है? विसर्ग संधि का चौथा नियम काम कर रहा है। लेकिन शब्द क्या होता है? अंतकथा ही होता है। क्या होता है? अंतकथा। तो आपने इसमें क्या बदलाव किया? कोई बदलाव किया कि इसमें? कोई बदलाव नहीं किया ना, शब्द वैसा का वैसा ही रह गया। जब वर्णों में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संधि नहीं कहकर क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये विसर्ग संधि का अपवाद है। किसका अपवाद है? विसर्ग संधि का अपवाद, ध्यान रखना। इसी प्रकार अंतपुर का क्या होगा? अंत प्लस सॉरी सॉरी अंतपुरी होता है। ये भी किसका अपवाद है? विसर्ग का अपवाद है। प्रातः धन काल क्या हो जाएगा? तो प्रातः काल ऐसे तो लिखते हैं हम, ये भी किसका अपवाद हो जाएगा? विसर्ग का अपवाद। लिख लेना ब्रैकेट में किसका अपवाद है। अपवाद से सवाल आते हैं फिर बता रहा हूं मैं आपको। पै विसर्ग पान क्या होगा? पै पान। एक मिनट, पै पान होता है। क्या होता है? पै पान। इसमें विसर्ग आता है, ये भी विसर्ग संधि का अपवाद है। लिख लिया? और इसी प्रकार परधन उड़ता भी होता है। क्या होता है?
तो शब्द बनता है प्रौढ़ता। क्या बनता है? ये गुण का अपवाद है। इसका गुण का अपवाद। और उदाहरण किसका बन गया? वृद्धि का उदाहरण बन गया। किसका बन गया? वृद्धि का उदाहरण बन गया, ध्यान रखना। लिख लिया? देखो, अपधन अंग, अपधन अंग, बताओ कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है इसमें? अ और अ मिलकर क्या बनेगा? आ। शब्द क्या बनेगा? देखिए मेरी बात सुनिएगा। अपधन अंग का अपंग शब्द बना। क्या शब्द बना? अपंग शब्द बना। तो अपंग शब्द लिखा जब, तो ये तो हो गया दीर्घ संधि का अपवाद। हो गया कि नहीं हो गया? दीर्घ का अपवाद हो गया। और अपांग भी शब्द होता है, तो जब ऐसी स्थिति में दीर्घ का उदाहरण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। अपंग तो जैसे किसी का कोई अंग में किसी प्रकार का कोई विकार होता है तो उसको अपंग कहते हैं। और अपांग होता है जो आंख की जो कोर होती है ना, ये कोर, आंख की पुतली कह सकते हो आप एक प्रकार से। आंख की पुतली को क्या कहते हैं? अपांग कहते हैं। ये आंख आंख के लिए आता है। जब तो ये उदाहरण हो गया दीर्घ संधि का। और ये अंग विकार के लिए आता है। अंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपंग। शब्द दोनों शुद्ध है, लेकिन एग्जामिनर दे दे जैसे कि अपधन अंग से बराबर अपंग बना, तो कौन सी संधि का उदाहरण? संधि नहीं है इसमें, केवल अपवाद है ये। या अपंग शब्द का संधि विच्छेद पूछ ले आपसे, तो संधि विच्छेद होगा ना इसका, अपधन अंग होगा। आप तो सोचना चाहिए कि भाई अपांग होता है। हाँ, अपांग भी होता है लेकिन अपंग भी होता है। इसी प्रकार ध्यान रखना, सीम मतलब सीमा, अंत, अ और अ मिलकर क्या बनेगा बताओ? आ बनेगा दीर्घ संधि के अनुसार। शब्द क्या बनेगा? सीमांत बनेगा। क्या बनेगा? सीमांत बनेगा। और एक और बनता है इसका शब्द सीमंत। इसका क्या बनता है? सीमंत। तो सीमंत बोलते हैं जो महिलाएं जो मांग भरती है ना, उसको सीमंत कहते हैं। ये जो मांग भरती है उसको क्या बोलते हैं? सीमंत। और सीमांत तो सीमा का अंत। सीमांत का मतलब क्या होता है? सीमा का अंत। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, ये सीमंत जो शब्द बना है ये तो हो गया अपवाद। ये तो क्या हो गया? अपवाद। और ये क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। लिख लिया? पुनः धन फलित, पुनः धन फलित, ध्यान देना। क्या बनेगा इसका? कौन सा नियम काम कर रहा है बताओ इसमें? है विसर्ग संधि का चौथा नियम काम कर रहा है। चौथे के अनुसार क्या आना चाहिए? सड़क वाला से आना चाहिए। शब्द क्या बनेगा? पुनस्पति बनना चाहिए था, जो कि शब्द पुनस्पति नहीं बनकर बनता है पुनः, सॉरी पुनस्फलित बनना चाहिए था। तो पुनः धन फलित का नहीं बनकर सेम ये का ये रह जाता है, कोई चेंज नहीं है, पुनः फलित ही रहता है। पुनः फलित शब्द इस टाइप से लिखते हैं, ध्यान रखना। तो कोई बदलाव किया आपने इसमें? नो चेंज, तो ये अपवाद हो गया। किसका अपवाद है ये? विसर्ग संधि का अपवाद है। विसर्ग संधि का अपवाद है। लिख लिया? इसी प्रकार दीर्घ संधि के कुछ 3 उदाहरण हैं, उनको हम अपवाद में मान लेते हैं।
पूर्व धन अहन, क्या बनेगा बोलो? पूर्वहान। देखो यहां पे किसके नीचे अलंत आ रहा था और यहां किसके नीचे लगा दिया, तो इसलिए इसको क्या मान लेते हैं? अपवाद मान लेते हैं दीर्घ संधि का। इसी प्रकार अपर धन अहन, ये दीर्घ के अपवाद है ना। अपर धन अहन क्या बन जाएगा? अपराहन। एक होता है मध्य धन अहन, मध्य धन अहन, शब्द क्या बन जाता है? मध्याहन। देखो दोपहर का जो समय होता है, दोपहर नहीं होता, शब्द क्या होता है? दोपहर। दोपहर का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? मध्याह्न। और दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न, और दोपहर के बाद वाले समय को अपराह्न कहते हैं। जैसे जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब आप ज्वाइन करने के लिए जाओगे तो उसमें लिखा जाता है कि भाई आपने कौन से समय में ज्वाइन की है, पूर्वाह्न में की है या अपराह्न में की है, मध्याह्न में की है, कब आए हो आप। 3 टाइम चलते हैं उसमें, जो भी आपका ऑफिस टाइम होता है ना उसमें। अब माना कि आप सभी एक ही भर्ती के हैं, किसके हैं? एक ही भर्ती के, सब सिलेक्टेड है, एक दिन आपकी ज्वाइनिंग है, लेकिन 10 जनों ने सुबह ज्वाइन कर लिया, जल्दी 10 बजे चले गए वो तो, और आप लोग लेट लतीफ गए 3-4 बजे के आसपास, 3 बजे जाके ज्वाइन किया आपने, वही अपराह्न में जाओगे आप तो जब प्रमोशन की लिस्ट आएगी, माना कि 10 की लिस्ट है, तो वो जो सेम डेट को ज्वाइन हुआ आपकी सबकी, लेकिन उनको पहले प्रमोशन मिलेगा, आपको बाद में मिलेगा। पूर्वाह्न वाले को पहले मिलता है, अपराह्न वाले को बाद में मिलेगा। बाकी भर्ती सेम, मेरिट में आपके अच्छे नंबर, लेकिन आपने ज्वाइनिंग कब किया? लेट किया। इसलिए पहले हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही होता था। पुलिस में क्या होता था, जैसे ज्वाइनिंग लेटर जिसके पास पहले पहुंच जाता वो पहले आ जाता, जिसके पास बाद में पहुंचता वो बाद में आता, जिसके पहले पहुंचता उसको पहले बेल्ट नंबर अलॉट हो जाते थे। जैसे माना कि 1 से बेल्ट नंबर देना चालू करेंगे तो 1 जो पहले आ जाएगा 1 दे देंगे, फिर 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, और उसी हिसाब से आगे प्रमोशन होते थे। तो वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में इसको बोलते हैं आमद करवाना। क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग को क्या बोलते हैं? आमद करवाना बोलते हैं। और एब्सेंट हो जाते हैं और उसके बाद में गैर हाजिर पड़ जाती है, तो उसके बाद में भी आमद करवानी पड़ती है। लिख लिया आप लोगों ने? इसी प्रकार जो हमने व्यंजन संधि में लिखे थे ना अहन के नियमों में, अहन धन रात्रि का क्या होता है? अहोरात्र। तो रात्रि का क्या हो गया? रात्र जो हुआ है, ये भी इसको व्यंजन का अपवाद मान लिया जाता है, फिर व्यंजन का अपवाद। इसी प्रकार अहन धन निशा भी था, अहन धन निशा क्या क्या बनाया था? अहरनिश शब्द बनाया था। अहरनिशा शब्द नहीं होकर क्या होता है? अहरनिश होता है, इसलिए भी व्यंजन के अपवाद में चला जाता है। लिख लिया? इसी प्रकार देखना, दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ। अब बताओ यहां क्या आ रहा है? और यहां पे क्या आ रहा है? ओ। दोनों मिलकर क्या बनेगा? वृद्धि संधि के अनुसार औ बनेगा। और औ की मात्रा डबल वाली होती है, ये वाली होती कि नहीं होती? तो शब्द बनना चाहिए दंतोष्ठ, शब्द बनना चाहिए, लेकिन ऐसा शब्द अशुद्ध होता है। शब्द बनता है कौन सा? दंतोष्ठ। कौन सा बनता है? एक मात्रा। ध्यान देना, ये वृद्धि का अपवाद है। किसका? वृद्धि
संधि का अपवाद है। तो उदाहरण किसका हो जाएगा? गुण का उदाहरण हो जाएगा। गुण का बन गया ना, और गुण का उदाहरण बन गया, गुण का उदाहरण बन गया, ध्यान रखना। लिख लिया? अक्ष धन ऊहिनी, बताओ अक्ष धन ऊहिनी का बनाओ। कौन सा नियम काम कर रहा है ये बताओ आप तो सबसे पहले मुझे, हैं? गुण संधि का नियम काम कर रहा है। गुण संधि के नियम के अनुसार अक्षों ही न की जगह नी कर लो व्यंजन संधि में, जैसे रामायण में करते हैं। करते कि नहीं करते? तो अक्षोहिणी, लेकिन शब्द गलत है। शब्द क्या बनता है? अक्षोहिणी शब्द बनता है। तो ये किसका अपवाद हो जाएगा? गुण का अपवाद। किसका? गुण का अपवाद हो जाएगा, अक्षोहिणी। और वृद्धि का उदाहरण बन गया। हालांकि वर्दी के नियमों के अनुसार नहीं हो रहा, लेकिन वर्दी के उदाहरणों में जा सकता है। लिख लिया आप सबने? ओके। अब देखो ये अपवाद हो गए, और वैसे भी अपवाद और भी बहुत सारे बच जाते हैं। आप अपने नोट्स वगैरह में देख लेना और कौन कौन से अपवाद सारे, है ना, क्योंकि सारे अपवादों को यहाँ पे हल करवाना पॉसिबल नहीं है। कुछ उदाहरण और है, अन्य उदाहरण वो दे देता हूं मैं आपको। अन्य उदाहरण, विश्वधन मित्र, क्या शब्द बनेगा? अच्छा, बहन जी बता रही सर विश्वामित्र बनेगा। कौन सा बनेगा बहन जी? विश्वामित्र शब्द बनेगा। विश्वामित्र शब्द बनेगा, विश्वामित्र बनेगा। हाँ प्रियंका बहन जी, विश्वामित्र बनेगा। सही बोले हो आप, बिल्कुल सब तो सही बताया आपने, लेकिन मुझे आप नियम बता दीजिए कि सर इसमें वह वाला नियम काम कर रहा है, स्वर संधि का नियम काम कर रहा है, व्यंजन का कर रहा है, या विसर्ग का कर रहा है? बताओ कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? सभी विद्यार्थी बता सकते हैं, जरूर नहीं बहन जी से पूछा तो बहन जी बताएगी सवाल का आंसर। आप भी बता, हाँ बोलो। गुण संधि का नियम काम कर रहा है। स्नेहा बहन जी बता रही है सर गुण संधि का नियम काम कर रहा है। चलो बताओ गुण संधि का कौन सा नियम काम कर रहा है? मैं आप लोगों की मदद कर देता हूँ। गुण संधि के कौन कौन से नियम होते हैं? अ आ के बाद में ई आता है तो ए हो जाता है, अ आ के बाद में ऊ आता है तो ओ हो जाता है, और अ आ के बाद में री आता है तो अर हो जाता है। ठीक है, अब बताओ किसका क्या हो रहा है? हैं? अ और ई मिलके ए हो रहा है। अच्छा, तो इस व का मतलब तो देखो बहन जी व और अ है, ठीक है। इस व का मतलब क्या है? और इस मी का मतलब है म और ई, क्योंकि स्वर बाद में आता है, पहले व्यंजन आएगा ना। अब ऐसा नियम तो कहाँ सेट होता है? स्वर में तो हो नहीं सकता, स्वर संधि तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्वर में तो दोनों तरफ स्वर आना जरूरी है, तो स्वर संधि तो हो ही नहीं सकती। फिर आप कहोगे सर व्यंजन हो सकती है, तो व्यंजन का मैंने बताया था, एक तरफ व्यंजन आएगा तो एक तरफ स्वर आएगा। कभी कभी दोनों तरफ व्यंजन आ सकते हैं, हाँ एक तरफ स्वर आ रहा है एक तरफ व्यंजन आ रहा है, ये सेट हो सकता था। लेकिन ऐसा नियम मैंने आपको कहाँ लिखाया? इतने नियम लिखा है, 23-24 नियम लिखा है तो लगभग व्यंजन संधि में, तो मैंने एक में भी ऐसा नियम लिखाया क्या आपको? अब आप जबरदस्ती मैं का नियम लाओ, चाहे तय का नियम लाओ, चाहे एक का नियम लाओ, ऐसा कहीं भी मैंने कोई भी आपको नहीं लिखाया था, ठीक है ना।
तो इसमें कोई भी संधि का कोई नियम काम नहीं कर रहा है, इनके अभी तक नियम नहीं बने हैं, लेकिन हिंदी में फिर भी पूछ लिया जाता है। तो विशुद्धन मित्र होगा, इनके नियम बने नहीं हैं। हिंदी भाषा में शब्द प्रयोग में आने लग गए, लेकिन नियम अभी तक वैयाकरणों के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर एक बार बता देता हूँ। जब भी हम किसी भाषा को बोलते हैं, किसी भाषा के बारे में सुनते हैं, तो सबसे पहले उस भाषा का मौखिक रूप आता है। क्या आता है? फिर आता है उस भाषा का लिखित रूप। जब वो भाषा बन जाती है, मतलब ये जैसे माना कि विश्वामित्र शब्द भाषा में तो आ गया ना, हिंदी भाषा में तो आ गया, फिर इसके बाद में इसको नियमों में बांधने का काम कौन सा शास्त्र करता है? व्याकरण करता है। क्या करता है? और व्याकरण के जो विद्वान हैं, जो व्याकरण बनाने का काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। तो वैयाकरणों के द्वारा इनके अभी तक नियम नहीं बनाए गए हैं। तो लिख लो, विशुद्धन मित्र का विश्वामित्र। हाथ दन कड़ी, हथकड़ी शब्द बनेगा। क्या बनेगा? हाथ धन कड़ी का क्या बनेगा? हथकड़ी। अब बताओ, हथकड़ी में कौन सा नियम काम कर रहा है? हथकड़ी शब्द में कौन सा नियम काम कर रहा है? कर रहा है कोई नियम काम? कोई नियम काम नहीं कर रहा है। तो केवल शब्दों का ध्यान रखना है, कौन कौन से शब्द होते हैं। पानी धन घाट, शब्द क्या बनेगा? पनघट। क्या बनेगा? पनघट। संधि विच्छेद करो। बनाओ इनका। बना लिया? नहीं बना? देखो, मैंने आपको पूरी संधि पढ़ा दी और उसके बाद में जांच करने तो आपको दो उदाहरण दिए, तभी और कभी। और अगर ये इनका संधि विच्छेद आप नहीं कर पा रहे हैं, तो पढ़ाना और नहीं पढ़ाना तो बराबर हो गया ना। फिर संधि का कोई मतलब निकला? माना कि आपका एग्जाम है, उसमें 2 क्वेश्चन आए संधि के और दोनों यही आगे, तभी और कभी, फिर क्या करोगे? दोनों ही गलत हो गया ना। चलो कोशिश करते हैं। तब धन ही, और इसका क्या होगा? कब धन ही। इसका क्या होगा? तब धन ही, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो कभी हो जाएगा ना। वो तो उल्टा लिख दिया क्या? अरे करो करो, इसका तो हो जाएगा ये और इसका हो जाएगा ये, ऐसा उल्टा कर लेना भाई। इसका तभी का तो क्या हो जाएगा? तब धन ही, और कभी का क्या हो जाएगा? कब धन ही। तो ये हिंदी की कुछ संधियां हैं, उनके उदाहरण हैं। इनके अभी तक नियम नहीं बने। हिंदी में तो शब्द यूज होने लग गए, लेकिन इनके नियम अभी तक नहीं बनाए गए। तो देखो, संधि टॉपिक इतना बड़ा है, इतने दिन पढ़ने के बाद में भी लास्ट में जाके कुछ उदाहरण ऐसे आ जाते हैं जो हमसे हल नहीं होते। फिर बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार इतना मेहनत की, इतने दिन पढ़े, फिर भी नहीं हो रहे। लेकिन बहुत कुछ तो हो रहे हैं ना आपसे। जब बहुत कुछ हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करते रहे। बीच बीच में ऐसे कोई उदाहरण आते हैं, तो अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे से आके क्वेश्चन कर सकते हैं आप, और बाकी अपने स्तर पर भी आप इनका निस्तारण कर सकते हैं। हैं? संधि नहीं है, संधि विच्छेद तो है इनका। संधि विच्छेद हो रहा ना। जैसे आपसे पूछा जाए तभी का संधि विच्छेद क्या होगा? तब धन ही।
लेकिन पूछ ले कि संधि कौन सी, स्वर व्यंजन विसर्ग, कोई संधि नहीं है, संधि नहीं है इनका। आपसे पूछा जाए विश्वामित्र में कौन सी संधि है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, अपने नियम लगते ही नहीं है। मैंने आपको लगभग 50 नियम लिखा है संधि का, कौन सा नियम लग रहा है बताओ? कोई भी नहीं लग रहा, ना पहला लग रहा, ना दूसरा लग रहा, ना तीसरा लग रहा, नहीं लगेगा। मैंने लगा लगा के देख लिया, खूब खूब लगाए मैंने नियम, ये नहीं लगेंगे। तो वैयाकरण जैसे ही नया कोई नियम लेकर आते हैं ऐसा, क्योंकि वैयाकरणों में भी तो बहुत ज्यादा मतभेद है। कोई तो कहेगा ऐसा, जैसे आप कह रहे हो सर ऐसा हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा, कोई कहेगा सर आ हो सकता है, कोई कहेगा ई यू हो सकता है, तो अलग अलग नियम बताएंगे। चलो, ये तो हो गई, जो कुछ बच गया था वो सामान्य जानकारी मैंने आपको इसकी दे दी है। अब आ जाते हैं हम वापस नियमों के ऊपर कि किस किस को नियम याद है, किसको नियम याद नहीं है। देखो मैं एक रिवीजन करवा देता हूं आपका ना। सबसे पहले हम स्वर संधि के नियम देखते हैं। इसके स्वर संधि के नियम देखते हैं। स्वर संधि का जो दीर्घ संधि है उसका नियम क्या है, अ या आ के बाद में अ या आ जाता है तो इन सब का मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ई या ई के बाद में यदि ई या ई आता है तो इनका क्या हो जाता है, बड़ा ई हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। और ऊ या ऊ के बाद यदि ऊ या ऊ आता है तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। और री के बाद में यदि री आता है तो क्या हो जाता है, बड़ा री हो जाता है। और बड़ा री की केवल मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इस स्वर का प्रयोग किस में होता है, केवल संस्कृत में होता है। एक तो ये नियम था स्वर संधि में। दीर्घ के बाद में कौन सी, गुण। देखो गुण संधि का नियम क्या है। देखिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, क्योंकि जब ये सारे नियम मुझे याद हो सकते हैं तो आप लोगों को भी याद हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं नियम। और आपके सामने देख लो, मैं भी तो लिख रहा हूं, ये तो है नहीं कि यूं यूं टीप टीप कर ऐसे तो लिख नहीं रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं ना। तो देखिए आ के बाद में अगर ई आता है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आ के बाद में अगर ऊ या ऊ आता है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद में री आता है तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ये नियम बताए थे मैंने गुण संधि के आपको। आप एक काम करना, ये जितने भी नियम है ना इनको सारों को एक पेज में लिख लेना और बार बार याद करना, एक दूसरे को सुनाना। तो एक दिन ऐसा आएगा कि गुण संधि के सारे, सॉरी संधि के जितने भी नियम है वो सारे नियम आपको याद हो जाएंगे। गुण के हो गए। फिर इसके बाद में हमने वृद्धि संधि पढ़ी, और वृद्धि संधि के नियम यह है कि अ या आ के बाद में अगर ए या आई आता है तो क्या हो जाता है, आई। और आ के बाद में, चलो पूरा लिख देता हूं तो आलस करो, अ या आ के बाद में अगर ओ या औ आता है तो क्या हो जाता है बताइए, औ हो जाता है। दो ही नियम पढ़े थे इसमें तो हमने। फिर इसके बाद में पढ़ी थी हमने यण संधि। कौन सी, यण संधि। यण संधि का नियम यह था कि ई या ई के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है, क्या आ जाता है, भिन्न स्वर, जिसे हम असमान स्वर भी कहते हैं। असमान स्वर से तात्पर्य ई नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई सा भी स्वर आ जाता है तो ई के स्थान पे क्या बनता है बोलिएगा, यह बनता है। और ऊ के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो फिर ऐसी स्थिति में ऊ के स्थान पे क्या बनता है, वह बनता है। और री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो री के स्थान पे क्या बनता है बोलिएगा, र बन जाता है। बनता है नहीं बनता, हलंत वाला र, हलंत वाला व, हलंत वाला यह बनता है। यण संधि के नियम ये थे। एक और कौन सी पढ़ी थी स्वर में, अयादि स्वर संधि पढ़ी थी, और उसका नियम क्या था, ए या आई के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है, असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पे क्या होता है बोलो, आए।
और आई के स्थान पे क्या होता है? आय। दूसरा नियम क्या था? ओ या औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो फिर ऐसी स्थिति में ओ के स्थान पे क्या बनता है? औ। और औ के स्थान पे क्या बनता है? आओ। औ और आओ कैसे होता है? हलंत वाले। अय और आए ये भी कैसे होंगे? हलंत वाले होंगे। ये स्वर संधि के सारे नियम हो गए ना? लगभग 14 नियम हो गए। ओके, अब इसके बाद में हम बात करते हैं विसर्ग संधि के नियमों की। इसकी विसर्ग संधि के नियम। अब आप भी बोलने की कोशिश किया करो कि सर विसर्ग संधि के नियम ये होते हैं। देखो, विसर्ग संधि का एक नियम तो पढ़ा था हमने, सागम वाला। कौन सा पढ़ा? सॉरी 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 सॉरी, व्यंजन संधि। ठीक है, एक तो पढ़ा था हमने सागम वाला नियम। कौन सा? सागम का नियम क्या था? का परि उपसर्ग के बाद में क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो षटकोण वाले स का आगम हो जाता है। एक नियम तो ये पढ़ा था। दूसरा नियम हमने पढ़ा था सागम वाला। कौन सा वाला पढ़ा था? सागम वाला। इसका नियम क्या था कि सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो सड़क वाले स का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। तीसरा नियम क्या पढ़ा था? सागम वाला। कौन सा पढ़ा था? सागम कब होता है? किसी भी स्वर के बाद में यदि छ आता है तो किसका आगम होता है? बोलो। छ का आगम होता है। होता कि नहीं होता? सारे विद्यार्थी बोला करो। 3 नियम तो ये पढ़े थे। फिर उसके बाद में चौथा नियम हमने पढ़ा था तय दय वाला। यह पहले एन के बता देता हूं। देखो, एन के बाद में र से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो एन के स्थान पे क्या बनता है? अहो। और पांचवा नियम लिखा था हमने, एहन के बाद में र के अलावा कोई व्यंजन आता है तो फिर एहन के स्थान पे क्या हो जाता है? अहर हो जाता है। क्या हो जाता है? 5 नियम हो गए व्यंजन संधि के। छठा नियम ध्यान देना, तय दे के शुरू कर दूं। त या द के बाद त या छ आ जाता है तो क्या बन जाता है? हलंत वाला च बन जाता है। 7वां नियम, त या द के बाद में ज या झ आता है तो क्या बन जाएगा? बोलो। हलंत वाला ज बन जाएगा। 8वां नियम क्या है? त या द के बाद में यदि ट या ठ आता है तो क्या बन जाता है? हलंत वाला तो ट ट ट ट ट, हलंत वाला ट बन जाता है। 8 हो गए। 9वां यहां लिख देता हूं। त या द के बाद में ट या ढ आता है, ट या ढ आता है तो तय द के स्थान पे क्या बनता है? ढ बनता है। राइट बात? अगला नियम, त या द के बाद में यदि ल आता है तो तय द के स्थान पे क्या बन जाता है? हलंत वाला ल। 11वां नियम क्या है? त या द के बाद में अगर सड़क वाला स आता है तो सड़क वाले स का तो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और तय द के स्थान पे क्या हो जाता है? 11 नियम हो गए। 12वां नियम, त या द के बाद में यदि शंकर वाला स आता है तो तय द के स्थान पे क्या हो जाता है? च। और स के स्थान पे क्या हो जाता है? छ हो जाता है। समझ गए? तो इस प्रकार ये कितने नियम हो जाते हैं? 12 नियम हो जाते हैं। 13 नंबर पे अगर देखें तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में यदि कोई सगोष वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है? सगोष वर्ण आ रहा है तो पहले के स्थान पे क्या बन जाएगा? तीसरा बन जाएगा। 14 नंबर का नियम यह है कि तीसरे के बाद में यदि कोई अघोष वर्ण आ रहा है तो तीसरे का क्या बन जाएगा? बोलिए। पहला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पहला बन जाएगा। 15वां नियम, पहला और तीसरे के बाद में यदि न या म आता है तो पहला और तीसरे के स्थान पे क्या बन जाता है? 5वां बन जाता है। 16वां नियम, एक
2, 3 या 4 के बाद में ह आता है तो इन के स्थान पे तो तीसरा और है के स्थान पे चौथा बन जाता है। ये 16 नियम हो गया ना। फिर मैं के नियम ले ले 17 से। देखो, मैं के बाद में अगर कोई स्पर्श व्यंजन आ जाता है, क्या आ जाता है, लेकिन किसको छोड़कर, सभी वर्गों का 5वां वर्ण को छोड़ दो और प वर्ग के शुरू के 4 वर्णों को छोड़ दो, तो ऐसी स्थिति में इस मैं के स्थान पे अनुस्वार भी बनेगा और आगे वाले वर्ण का 5वां भी बन जाएगा। 18वां नियम कि मैं के बाद में यदि कोई 5वां वर्ण आ जाता है, अंग यण न म आ जाता है, तो मैं के स्थान पर केवल 5वां बनेगा, अनुस्वार नहीं बनेगा। यही है ना। 19वां नियम क्या है कि मैं के बाद में यदि अंतस्थ आ जाए, ऊष्म आ जाए या कोई प वर्ग के शुरू के 4 वर्ण आ जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में इसके स्थान पे क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा, 5वां नहीं बनेगा। 19 नियम हो गए। कितने नियम हो गए? 19 नियम। 20वां नियम हमने ये लिखा था, ई उ ए के बाद में यदि सड़क वाला स आता है तो फिर ऐसी स्थिति में इस सड़क वाले स के स्थान पे क्या हो जाता है, षटकोण वाला स हो जाता है। हो जाता है ना। अभिधन शेक वाला अभिषेक 20 हो गया। 21वां नियम हमने व्यंजन संधि का ये लिखा कि इस स के बाद में यदि त ह न आता है तो न किस में बदलता है, न में, थ किस में बदलता है, ठ में, और त किस में बदलता है, ट में। ये लिखा था। ओके। फिर इसके बाद में 22वां नियम हमने लिखा है कि न का लोप वाली व्यंजन संधियां, इसका न का लोप वाली व्यंजन संधियां। और 23वां नियम हमने ये लिखा था, अस का लोप वाली व्यंजन संधियां, मनस, धन, ईस, मनीष, मनीषा, मनीषी, ऐसे सब लिखे थे, अस का लोप वाली। और एक और लिखी थी 24वें नंबर पे हमने, न का ण में बदलना, परिधन नाम परिणाम, सुर्पधन नखा सुर्पनखा, रामधन अयन रामायण, जो न का ण बन रहा, नाराधन अयन नारायण, वो सब लिखे थे। इस प्रकार मात्र 24 नियम होते हैं अपने। कितने? 24 नियम किसके? व्यंजन संधि के। और 14 नियम किसके हुए? चौरक के। तो कितने हो गए? 24 और 14 38 हो गए। तो 38 नियम स्वर और व्यंजन के हो जाते हैं। अब बचे किसके? विसर्ग के है 11 नियम। तो 38 और 11 कितने हो जाते हैं? 49। तो लगभग 50 नियम पढ़ते हैं ना हम। चलो विसर्ग संधि के भी लिखा देता हूं। विसर्ग संधि का पहला नियम, विसर्ग से पहले क्या हो, अ या आ हो, और बाद में सगोष व्यंजन, वर्ण नहीं, व्यंजन हो, तो ऐसी स्थिति में इनका मिलके क्या हो जाता है, वो। एक नियम तो ये था। दूसरा नियम ये था कि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद में यदि अ स्वर आता है तो अ का क्या हो जाता है, लोप। नहीं तो इसकी जगह क्या लगा देते हैं हम, लुप्ताकार चिन्ह लगा देते हैं, और इसका क्या करेंगे, ओ कर देते हैं। तीसरा नियम ये था कि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद में अ के अलावा कोई सा भी स्वर हो, अ नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। 3 नियम तो ये लिखे थे। चौथा नियम हमने ये लिखा था कि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में क, ख, प, फ ये हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर सड़क वाला स हो जाता है। 5वां नियम हमने ये लिखा था, विसर्ग से पहले ई उ हो और विसर्ग के बाद में क्या हो, क, ख, प, फ और म, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, षटकोण वाला स हो जाता है।
ये 5 नियम हो गए थे। छठा नियम हमने ये लिखा था कि विसर्ग से पहले अ और आ स्वर नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, और इसके बाद में सगोश वर्ण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सगोश वर्ण होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है। नि विसर्ग धन निर्धन वाला, नि विसर्ग जन निर्जन वाला। 6 नियम हो गए। 7वां नियम सुनिएगा। विसर्ग के बाद में शंकर वाला स, या छ कुछ भी आ जाए तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? हलंत वाला स हो जाता है। 8वां नियम हमने ये लिखा था कि विसर्ग के बाद में यदि सड़क, षटकोण वाला लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, षटकोण वाला स, ट या ठ आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? षटकोण वाला स हो जाएगा। 9वां नियम हमने ये लिखा था कि इस विसर्ग के बाद में यदि सड़क वाला स, त या थ आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? सड़क वाला स हो जाता है। 9 नियम हो गए। 11 नंबर का जो नियम हमने लिखा वो लिखा था कि विसर्ग से पहले छोटा ई हो और विसर्ग के बाद में र से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है तो दोनों का मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा ई हो जाता है। 10वां था ये ना। और 11वां नियम यह है कि ऊ के बाद में अगर कोई विसर्ग और उसके बाद में र से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है तो ऊ और विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। यही था ना। तो इस प्रकार ये 11 ई हो जाते हैं। लगभग 49 नियम हमने लिख लिए। तो संधि टॉपिक मेरी तरफ से आज समाप्त हो चुका है, और संधि में किसी भी प्रकार का अगर आपको संशय रहता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं ना। ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।